यदि मैं आपसे पूछूं कि जो भारत का जो वर्तमान संविधान है, इस संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा, तो आपका जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते रहते हैं, जो कि आपके सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यदि आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव है, उन सब में ये अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का भी जिक्र करेंगे। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के। देखिए, ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये जो ब्रिटिश इतिहास है, ब्रिटिश इतिहास या ब्रिटिश संसद का जो इतिहास है, उसमें यह सबसे जटिल और सबसे बड़ा प्रावधान था। ये क्या था? सबसे जटिल व बड़ा प्रावधान था, यह कह सकते हैं अधिनियम था। यानी कहने का मतलब ये है कि अब तक, यानी 1935 तक जो ब्रिटिश संसद थी उसने जितने भी अधिनियम बनाए, जितने भी अधिनियम पारित किए, उन सभी अधिनियमों में जो सबसे विस्तृत अधिनियम था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। अब बात आती है कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 आया क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि इसको लाना पड़ा? तो आपको याद रखना है कि जो भारत शासन अधिनियम है, ये 1920 से लेके 1930 के बीच जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन, इन राष्ट्रीय आंदोलनों का परिणाम था। आंदोलन का क्या था? ये परिणाम था। क्यों? क्योंकि इन राष्ट्रीय आंदोलनों ने जो भी कानून बने पहले, यानी 1919 के और उनसे पहले के जो कानून बने, उन सभी कानूनों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है और 1918 में, जो 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उस विश्व युद्ध में भी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो वादे किए गए वो वादे नहीं पूरे किए गए, उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलने लगा था। और उन आंदोलनों को दबाने के लिए उसने 1919 में एक कानून लाता है, यानी अंग्रेज कानून लाते हैं जिसके रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसे काला कानून कहा जाता है। और उसके बाद से देखेंगे कि जो आंदोलन है ये तीव्र रूप धारण करने लगते हैं। अब बात आती है कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसकी क्या की जाए? समीक्षा की जाए और उसकी कमियों को दूर किया जाए और देखा जाए कि भारत में अब क्या कंडीशन है। और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। ये साइमन जो है इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और इस साइमन कमीशन का आप जानते हैं कि पुरजोर भारत में विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। इसका गठन कब होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो गठन है 1927 में हुआ था और ये भारत कब पहुंचा था? तो ये भारत आया 1928 में। और जब इसने समीक्षा की और समीक्षा करके जब वापस गया तो इसने सुझाव दिया किस चीज़ का?
तो संशोधन के लिए और उसके लिए क्या बुलाया गया, तो इसके सुझाव पे ही क्या बुलाया गया था, तो आपको याद रखना है गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया, गोलमेज सम्मेलन। और आपको याद रखना है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये कब बुलाया गया था, तो ये गोलमेज सम्मेलन ये 1930 से लेके 1932 तक चला, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुल कितने बार गोलमेज सम्मेलन हुए, तो आपको याद रखना है कि ये 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए। इसके वर्ष को लेकर पूछ लेता है कि जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए ये कब कब हुए, तो आपको याद रखना है 1930, 1931 और 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसी यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो आपको याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। तो इसमें आपको 2 प्रमुख नाम याद रखना है। कौन कौन, तो पहले पे याद रखना है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे पे आपको याद रखना है तेज बहादुर सप्रू। कौन है, तेज बहादुर सप्रू। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बनता है, ठीक है ना, कि चूंकि पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था या व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यही ऑप्शन में मैक्सिमम देता है। बहुत रेयर केस में बहुत ऐसे कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे ये पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था या तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, और उसमें बाबा साहब के अलावा और कोई नाम देखने को मिले। लेकिन आपको याद रखना है कि वहाँ पे आपको तेज बहादुर सप्रू भी मिलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इस सम्मेलन में जो लास्ट का जो सम्मेलन होता है 1932 का, इस सम्मेलन में जब ये गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली, तब क्या किया गया, तो एक श्वेत पत्र प्रस्तावित किया। एक श्वेत पत्र क्या किया गया, तो ये पास किया गया, ठीक है। और इसी अब ये श्वेत पत्र कब जारी हुआ, तो आपको याद रखना है 1933 में ये जारी हुआ। और बाद में इसी श्वेत पत्र के स्वीकृति के बाद जो अधिनियम बना, वही अधिनियम क्या कहलाया, गोलमेज सम्मेलन कहलाया। और ये कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना है 2 अगस्त 1935 को ये क्या हुआ, पारित हुआ। तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना है कि ये 2 अगस्त 1935 को ये क्या हुआ, पारित हुआ। कई जगहों पे ये डेट 4 अगस्त भी आपको देखने को मिल सकता है कि 4 अगस्त 1935 भी मिल सकता है, क्योंकि इस दिन जो श्वेत पत्र था उसको स्वीकृति मिली। अब देखें कि जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये अब तक का
सबसे जटिल व सबसे विस्तृत प्रावधान या अधिनियम है। ये क्या था? तो अब तक का सबसे जटिल प्लस विस्तृत अधिनियम था, विस्तृत अधिनियम। तो यहां से प्रश्न बनता है कि कौन सा अधिनियम सबसे बड़ा था या सबसे विशाल था। तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे क्या था? विशाल था, सबसे बड़ा था। यानी जो भी ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित किए गए उन सभी अधिनियमों में भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा था, सबसे विशाल था। अब बात आती है कि इसकी विशेषता क्या थी। तो जब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या थी, इसने क्या किया, तो आपको याद रखना है। उन विशेषताओं को समझने से पहले यहाँ पे देखें कि जो अगर हम इसके जटिलता की बात कर रहे हैं, विस्तृतता की बात कर रहे हैं कि कितना जटिल था, कितना विस्तृत था, तो आपको याद रखना है कि इसमें कुल कितने भाग हुआ करते थे। तो इसमें कुल 14 भाग थे और इसमें अनुसूची कितने थे, कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल अनुच्छेद। तो आपको याद रखना है कि इसमें कुल 321 अनुच्छेद हुआ करते थे। और इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी, तो इसमें 10 अनुसूचियाँ थी। और अगर परिशिष्ट की बात करें कि इसमें कितनी कुल परिशिष्ट थी, तो आपको याद रखना है कि 10 इसमें परिशिष्ट थी। और इसका अधिकांश हिस्सा हमें वर्तमान के संविधान में देखने को मिलता है, वर्तमान के संविधान में देखने को मिलता है। कितना हिस्सा लगभग देखने को मिलता है, तो लगभग 70% हिस्सा वर्तमान के संविधान में देखने को मिलता है। इसी 70% को लगभग में कहा जाता है 2/3। कितना कहा जाता है? 2/3 हिस्सा। तो यहां से प्रश्न डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान है, इसका 2/3 हिस्सा किससे प्रभावित है। तो आपको याद रखना है कि भारत के संविधान का 2/3 हिस्सा ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखें इसके द्वारा क्या हुआ। यानी जो एक्ट ये 1935 है, इस 1935 में इसके द्वारा क्या किया गया, तो जो प्रांतों में द्वैध शासन थी उसको समाप्त किया गया। प्रांतों के द्वैध शासन को क्या किया गया? समाप्त किया गया। द्वैध शासन क्या किया गया? समाप्त किया गया। और समाप्त करके इस प्रांत को क्या किया गया, तो इसे पूर्ण स्वशासी बनाया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि इसे स्वशासी किया गया, अर्थात इसे स्वतंत्र किया गया। लेकिन यह द्वैध शासन को लागू किया गया कहां पे? तो केंद्र में। ठीक है ना। तो ये द्वैध शासन जो है प्रांत में तो समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसी अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1937 को जो बर्मा है, वर्तमान का म्यांमार है, ये क्या हुआ? अलग हुआ। इसके साथ ही साथ इसी अधिनियम के द्वारा जो अदन है, अदन जिसको यमन कहते हैं, ये भी क्या हुआ? अलग हुआ। जो अदन है, इसका जो प्रशासक है, यानी जो प्रशासन है, वो कहाँ से चल रहा था? तो ये इसका जो प्रशासन है, जो मुंबई प्रेसिडेंसी जो प्रेसिडेंसी थी उसके द्वारा ये क्या होता था? यहाँ का
प्रशासन नियंत्रण होता था, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती थी? तो बम्बई, तत्कालीन बम्बई है, वर्तमान का मुंबई है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा, बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935, इसके द्वारा क्या किया गया? तो आपको याद रखना है कि भारत को फेडरल बनाया गया, संघीय बनाया गया। तो भारत को क्या बनाया गया? तो भारत संघीय बना, भारत संघ बना, अर्थात ये क्या बना? फेडरल बना। क्या बना? फेडरल बना। और जब भारत फेडरल बना तो इसके लिए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसे क्या की गई? फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, अर्थात इसको कहेंगे संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। एक क्या की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना है, ये कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि ये जो संघीय न्यायालय है, इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई, ठीक है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को हुई। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वर्तमान का जो न्यायालय है वो कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। लेकिन इसने कार्य कब शुरू किया? इसने तो इसने कार्य करना शुरू किया या कार्य आरंभ हुआ 28 जनवरी 1950 से। कब से हुआ? तो कार्य शुरू हुआ, यानी कार्य करना शुरू किया कब से? तो 28 जनवरी 1950 से। आपको याद रखना है कि जो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय, इस संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मॉरिस ग्वेयर। नाम क्या था? मॉरिस ग्वेयर। और आपको याद रखना है कि इस संघीय न्यायालय में कुल 3 न्यायाधीश थे। कुल कितने न्यायाधीश थे? कुल 3 न्यायाधीश थे, जिनमें 2 अतिरिक्त जो न्यायाधीश थे उनका नाम था मुहम्मद सुलेमान, या पूरा नाम है शाह मुहम्मद सुलेमान। और जो दूसरा है वो है M.R. जयकर। ये 2 क्या हुआ करते थे? तो इसके अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि जो संघीय न्यायालय है, यहाँ पे 3 न्यायाधीश थे। एक तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए उनका नाम था मॉरिस ग्वेयर, और जो 2 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था शाह मुहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया? तो आपको याद रखना है कि RBI की स्थापना की गई, RBI की स्थापना की गई।
इसकी स्थापना कब हुई तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। जिसके प्रथम गवर्नर थे कौन, तो उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ ये क्या हुआ करते थे, तो इसके प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए। इसके साथ ही साथ जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें जो केंद्र और राज्य हैं, अर्थात प्रांत व जो केंद्र है, इन केंद्र और प्रांत में शक्तियों का बंटवारा हुआ। शक्तियों का क्या किया गया, तो शक्तियों का बंटवारा हुआ, अर्थात शक्तियों का विभाजन हुआ। और शक्तियों का विभाजन हुआ तो इसके लिए तीन सूचियां बनी। कितनी बनी, 3 सूचियां बनी। और 3 सूचियों में जो प्रथम सूची थी वो थी संघ सूची, दूसरी थी प्रांत सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। ये जो संघ सूची थी इसमें कुल 59 विषय हुआ करते थे। जो प्रांत सूची थी इसमें 54 विषय हुआ करते थे। और जो समवर्ती सूची है इसमें कुल 36 विषय हुआ करते थे। जो ये संघ की जो सूची है, यानी जो संघ सूची है, इसके जो विषय थे ये भी 2 भागों में विभाजित थे। एक थे आरक्षित विषय और जो दूसरा था वो था हस्तांतरित विषय। जो हस्तांतरित विषय था ना, इसमें क्या था, तो आपको याद रखना है कि इसमें मुद्रा था, डाक व्यवस्था थी, और इसी में रेलवे, रेडियो आदि इसमें चीज़ें थी। रेलवे, रेडियो आदि चीज़ें इसमें शामिल थी। वहीं अगर हम आरक्षित विषय की बात करें कि आरक्षित विषय में क्या क्या शामिल था, तो आपको याद रखना है कि इसमें प्रतिरक्षा मामला, इसके साथ ही साथ विदेशी मामले थे और धार्मिक मामले थे। ठीक है ना। तो ये 3 मामले, इसके अलावा अन्य कुछ मामले थे जो कि आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे और बाकी सभी ये हस्तांतरित विषय थे। इसके साथ ही साथ याद रखना है कि ये जो संघ सूची का विषय है, इसमें जितने भी आ रहे हैं विषय और इसके अलावा जो समवर्ती सूची है उसमें जो विषय हैं और प्रांत की जो सूची है, इन तीनों सूचियों के अलावा जो कुछ विषय बच जाते हैं, यानी जो कह सकते हैं कि अवशिष्ट विषय हैं, ये जो अवशिष्ट विषय हैं, ये सभी अवशिष्ट विषय किसके अंतर्गत होंगे, तो गवर्नर के अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे, गवर्नर के अधीन होंगे। ठीक है ना, गवर्नर के क्या होंगे, अधीन होंगे। ये जो गवर्नर है ये क्या था, तो कार्यपालिका का प्रमुख था। कार्यपालिका का क्या था, प्रमुख था। कार्यपालिका का क्या था, प्रमुख। और जब कार्यपालिका का प्रमुख था तो आपको याद रखना है कि इसी को किसी विशिष्ट मामले में इसे क्या करने का अधिकार था, तो इसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसे प्राप्त थी। जारी करने की शक्ति किसके पास थी, तो आपको याद रखना है कि इस गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। बात समझ में आ रही क्या। अब देखें कि जो
भारत शासन अधिनियम 1935 है। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या की गई, तो जो भारत सचिव था उसका पद समाप्त कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ जो भारत परिषद हुआ करती थी इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो भारत सचिव व भारत परिषद इन दोनों को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इन दोनों को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और इसके जगह पे यानी इसके समाप्ति के बाद क्या किया गया, तो यहाँ पे यूपीएससी की स्थापना हुई। इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या की गई, यहाँ पे स्थापना की गई। ठीक है ना। तो ये रहा भारत शासन अधिनियम 1935। अब बात आती है कि यहाँ से प्रश्न क्या बनता है। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 कहाँ से समाप्त किया गया। तो आपको याद रखना है कि ये प्रांतों से समाप्त किया गया। प्रश्न बनता है कहाँ लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आपको याद रखना है 321 अनुच्छेद थे। भारत शासन अधिनियम में कुल कितने भाग थे, तो आपको याद रखना है कुल 14 भाग थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है, इसको विभाजित करने के लिए कितनी अनुसूचियाँ बनी और कितनी सूचियाँ बनी, तो आपको याद रखना है 3 सूचियाँ बनी, संघ सूची, प्रांत सूची और एक समवर्ती सूची। जो संघ सूची थी इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में देख रहे थे कि उसमें विदेशी मामले थे, प्रतिरक्षा के मामले थे, धार्मिक मामले थे। इसके अलावा अगर हस्तांतरित विषय की बात करें तो इसमें रेलवे का मामला था, मुद्रा की बात थी, रेडियो की बात थी, रेडियो प्रसारण और जो अन्य मामले थे जहां से धन उगाही की जा सकती थी, सारे मामले इस हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ से अन्य जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही क्या किया गया था। तो भारत का जो वर्तमान का संविधान है इसका 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस अधिनियम से, या ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस से लिया गया है। तो आपको याद रखना है तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से मतलब अधिकांशतः प्रभावित है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा है, नहीं, 2/3 यानी 70% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुई। और इसके जो प्रथम गवर्नर जो थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। इसके क्या थे, प्रथम गवर्नर हुए। इसी अधिनियम के द्वारा पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो जब संघीय न्यायालय की बात करते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1937 को। यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि जो संघीय न्यायालय है इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे। तो आपको याद रखना है कि संघीय न्यायालय में कुल 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है। तो आपको क्लास का कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।